जोधपुर में गुरुवार शाम सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और पुनः समीक्षा के आदेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह विषय अभी न्यायालय में विचाराधीन है और अदालत के आदेश के बाद सरकार इसे नए सिरे से देखेगी तथा उस पर निर्णय करेगी। शेखावत ने स्पष्ट किया कि समाज के बड़े वर्ग की भावनाएं इन नियमों से आहत हुई थी और इसी कारण सरकार पहले ही इस पर विचार की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। न्यायालय द्वारा पुनः समीक्षा के निर्देश दिए जाने के बाद सरकार अब सभी पहलुओं पर गंभीरता से मंथन करेगी। आरक्षण और समानता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यायालय ने आरक्षण के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, बल्कि केवल समानता के अधिकार और पुनः समीक्षा की बात कही है। सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी विकृतियों को कुछ दशकों में पूरी तरह समाप्त करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मुफ्त राशन योजना पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देना सरकार की मजबूरी नहीं बल्कि एक सकारात्मक प्रोत्साहन है, जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष निराधार आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन जनता ने हर बार वोट के माध्यम से उन्हें सबक सिखाया है। हमने तय किया था कि हम अपने राजकोषीय घाटे को 3.5% तक सीमित करके रखेंगे, लेकिन कोविड की आपदा के समय में दुनिया के सभी देशों का जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ा था। भारत का भी फिस्कल डेफिसिट उस क्रम में बढ़ा। हमने लगातार उसको कम करने की दिशा में काम किया है। अब पिछले वर्ष वो सीमित रह करके 5.6% तक पहुंचा। इस वर्ष फिस्कल डेफिसिट 4.5% से कम रहे, इसका रोडमैप देश की सरकार के योजनाओं में दिखाई देता है। और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और दावोस में जिस तरह के जो है अनुमान देश को की अर्थव्यवस्था को लेकर के किए गए, मैं इन सब को मिला जुला करके ये कह सकता हूं कि ये सभी जो विषय हमको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि भारत केवल योजनाओं का निर्माण नहीं करता, अपितु गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति का सृजन करके उन सब के साथ मिलकर के विकसित भारत की मजबूत, संतुलित और आत्मविश्वास से परिपूरित नींव रखने में कामयाब हुआ। इसी के साथ साथ में एक बड़ी घटना परसों और हुई थी, मैं उसकी भी थोड़ी सा उल्लेख आपके सामने करना चाहता। एक ऐतिहासिक समझौता जिसे मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स की संज्ञा दी गई। अब तक के हुए गए दुनिया भर में हुए सारे ट्रेड एग्रीमेंट की मां के बराबर उसको माना गया। भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला ऐसा समझौता हुआ। यूरोपियन यूनियन के साथ में जो हमने समझौता किया उसके चलते हुए मैं आपके सामने थोड़ा सा उसको सामान्य व्यक्ति समझ सके इस दृष्टिकोण से आपके इस यहाँ की उपस्थिति का लाभ लेना चाहता हूं। देखिए, यूरोपियन यूनियन जब आप बात करते हैं तो वो 27 देशों का समूह है, जिनकी लगभग आबादी 50 करोड़ के आसपास। तो दुनिया में भारत और चाइना के बाद में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन 30-35 करोड़ के आसपास है। लेकिन 50 करोड़ लोगों के समूह के साथ में एक साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होना, और उसके बाद में वो 50 देश ऐसे जिनका टोटल जीडीपी जो है वो 20 ट्रिलियन से ज्यादा है। भारत का जीडीपी 4.18 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होना, एक ऐसे देशों के समूह के साथ में एग्रीमेंट होना जिनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति औसत आय जो है यूरोपियन यूनियन की, वो हमारे भारत के व्यक्ति की औसत आय जो पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के सदप्रयासों से कई गुना जिसमें अभिवृद्धि हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे 16 गुना ज्यादा। तो ऐसे देशों के समूह के साथ में हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पिछले अनेक दशकों से इसके ऊपर प्रयास हो रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से भारत की प्रधानता बढ़ी है, माननीय मोदी जी के फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से, माननीय मोदी जी की कूटनीतिक पहलों के हिसाब से, माननीय मोदी जी के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में बनाए गए अपने व्यक्तिगत और कूटनीतिक संबंधों के आधार पर इसको हमने सफलता प्राप्त की है। 8.5% वस्तु जो भारत से यूरोपियन यूनियन के सब देशों में जाती है, उन पर अब 0% ड्यूटी एप्लीकेबल है, जिनमें जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट भारत से होता है, हैंडीक्राफ्ट्स का जो एक्सपोर्ट भारत से होता है,
टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट भारत से होता है, इन सब के साथ साथ में केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के साथ साथ में फार्मास्यूटिकल, इन सब चीजों के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा जो है लाभ हमारे एक्सपोर्ट को मिलेगा और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आप सबके संज्ञान में होगा, लेकिन मैं आपको वापस पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार 2014 में बनी, तब भारत में एक भी मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। कुछ असेंबलिंग यूनिट्स थी जो छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और पिछले एक वर्ष में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन्स की वैल्यू 1 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाला देश बन गया। इस कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बढ़ी। भारत आने वाले समय में विश्व का मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन जिस तरह से बन रहा है, ये यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसको बहुत अधिक ऊर्जा और गति प्रदान करने वाला होगा। भारत ने भी अपने हितों का संरक्षण करते हुए भारत में यूरोपियन यूनियन से आने वाले पदार्थों पर ड्यूटी को जो है 96% मर्केंडाइज पर ड्यूटी को जो है वो 0% पर लाया। इसी के साथ साथ में एक एग्रीमेंट इसी के साइडलाइन के रूप में और हुआ है, जिसको मोबिलिटी एग्रीमेंट कहा गया है। भारत में काम करने वाले, भारत में पढ़ लिख करके तैयार होने वाले ऐसे युवा जो स्किल्ड मैनफोर्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में स्किल्ड हैं, उन सब के लिए रोजगार के नए अवसर वहां खुलेंगे, वीजा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और मोबिलिटी जो है इन परस्पर यूरोपियन यूनियन के देशों और भारत के बीच में मोबिलिटी बढ़ेगी। इसका प्रत्यक्ष रूप से सीधा लाभ भारत को होगा और वो इसलिए कि ये होने के चलते हुए दुनिया के ऐसे 27 विकसित देशों के साथ में देशों में हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे स्किल्ड मैनफोर्स को जाकर के काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं ये मानता हूं कि पिछले घटनाओं वाला था और निश्चित रूप से हम देश के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें, इस तरह की उपलब्धियों का सृजन करने वाला था। आप सब मित्रों ने असमय और छोटे से नोटिस पर आकर के आज इस प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। सरकार इसके ऊपर पुनः समीक्षा करे, ये समानता के अधिकार के ऊपर कहीं न कहीं चुनौती है। सिर्फ इतनी सी टिप्पणी उन्होंने की। बाकी मुझे लगता है कि न्यायालय में अनऑफिशियल की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी करने का और न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करने का नया अधिकारी मैं और मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर हम वर्ग, जाति, धर्म, इन चीजों से कब ऊपर उठेंगे? देखिए, भारत में हजारों सालों से जो व्यवस्था बनी हुई है, सदियों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से जो व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था के दूषित होने के कारण से जो दुष्परिणाम हुए थे, मुझे लगता है कि हजारों वर्षों के पतन को 70-75 साल में ठीक कर दिया जाए, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से समय लगेगा और एक समय आएगा जब भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करेगा, भारत विकसित देश होगा, तब ये व्यवस्थाएं निश्चित रूप से अपने आप में डायवर्ट हो जाएंगी। सर, यूजीसी का कानून बना, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय पहले था, वो लोग उन्होंने किसी को देखा ही नहीं सर। क्योंकि मैं इस पर टिप्पणी करूं उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखा या नहीं देखा, बिना देखे कोई कानून नहीं बन सकता। इस पर कंसल्टेशन हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि संसद की एक समिति जिसकी अध्यक्षता विपक्ष के पास में थी, उसके पास में भेजा गया, उसने कंसल्टेशन करके अपनी रिपोर्ट दी है। आपकी 4.5% तक जो पिछली बार कंटेन करके रखी थी, इस बार भी उसी के आसपास रहने की जो है आकलन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। कोर इन्फ्लेशन में कमी आएगी और उसके साथ साथ में जिस तरह से फूड ग्रेन्स और फूड मर्केंडाइज का इन्फ्लेशन जिस तरह से कम हुआ है, वो भारत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और देश के सामान्य मानवीय के जीवन में उसने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसी के साथ साथ में जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट, किसी भी देश को हम जो निर्यात करते हैं, वो 2 तरीके से होता है। एक मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट होता है, हम कोई सामान एक्सपोर्ट करें। दूसरा सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ आईटी कंपनीज काम करती है, वो दूसरे देशों के लिए काम करती हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कंपनीज काम करती है, वो दूसरे देशों के बैक ऑफिस हिंदुस्तान में चलाती है। इस तरह से जो हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो है, और उसके साथ साथ में भारत के लोग जो विश्व के दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं,
उनकी आय से जो भारत में रेमिटेंस वापस आती है, वो तनख्वाह जो अपनी पैसे बचाया हुआ पैसा जो भारत में भेजते हैं, उसके चलते हुए भारत का फिस्कल डेफिसिट जो चालू खाता होता है, वो चालू खाते में जो घाटा है उसमें एक सिग्निफिकेंट कमी आई है और वो ऐतिहासिक लो होकर के 0.7% तक आ गया।